हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो पीएसएल पहुंच चुका है अपने फिफ्थ मैच की तरफ, जो कि होने जा रहा है मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी के बीच में। ये जो मैच है वो 17 फरवरी को शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। वेन्यू की बात करें तो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम मुल्तान में ये मैच खेला जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको हर एक डिटेल बताने वाले हैं, और जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा पीएसएल का टारगेट है 15 लाख रुपए। इवन हमें उससे ज्यादा ही प्रॉफिट अर्न करना है। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए अगर आप भी इतना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो, क्योंकि हमारे साथ जुड़कर आपको करंट सर लाइव मिलते हैं, जिसमें आपको फुल गाइडेंस दिया जाता है, 100% लॉस रिकवरी होती है और भी बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट्स, दोनों ही टीम्स के लास्ट मैचेस, हेड टू हेड, टीम एनालिसिस, टीम कंपैरिजन, प्लेइंग 11, ड्रीम 11, टॉस प्रिडिक्शन और विनिंग प्रिडिक्शन हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर ये इतनी सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आखिर तक बने रहिएगा, वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक प्लेयर का स्टैट बताऊंगी, कौन से प्लेयर को पिक करना है, कौन से प्लेयर को ड्रॉप करना है, हर चीज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, और इस मैच में उससे पहले आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, डीपी आपको ये मिल जाएगी। और साथ ही यहाँ पर आपको, जैसा कि मैंने बताया, कि हर चीज लाइव गाइडेंस दिया जाता है, लॉस रिकवरी की गारंटी होती है, और भी बहुत सारी चीजें आपको हर डिटेल इस वीडियो में मिल जाएगी। तो जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, फेक से बचिएगा। इसमें हमारे 2 से 3 हजार सब्सक्राइबर्स हैं टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहां जाकर आप ध्यान से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात कर लेते हैं पिच की। तो अगर पिच की बात करूं तो मुल्तान में ये मुल्तान क्रिकेट पार्क है जहां पर ये मैच खेला जाएगा। अब इस पिच की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो पिच है वो इनिशियल ओवर्स में बैटर्स को सपोर्ट करती है, यानी कि बैटर्स के लिए फर्स्ट इनिंग में अच्छा स्कोर बनने की उम्मीदें रहती हैं। बैटर्स यहाँ पे अच्छा स्कोर बना सकते हैं शुरुआती ओवर्स में। यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे जैसे पिच जो है वो सूखती जाती है और यहाँ पे स्पिनर्स जो है उनका इंपॉर्टेंट रोल बनता जाता है, यानी कि शुरुआत में पेसर्स काम आने वाले हैं और बाद में हमारे स्पिनर्स। यहाँ पर अगर हम टॉस की बात करें तो पहले अगर पिच के हिसाब से देखें तो पिच हमारी बैटर्स को सपोर्ट करती है फर्स्ट इनिंग में। तो यहाँ पर टॉस जो है वो जीत कर कैप्टन बैटिंग प्रेफर ही करेगा। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं कि फर्स्ट इनिंग में तो बैटिंग इजी होती है, लेकिन जैसे जैसे पिच ड्राई होती जाती है, स्लो होती जाती है, तो सेकेंड इनिंग में इतने रन्स नहीं बनते हैं। लेकिन आपको एक और मैं अच्छी बात बताऊंगी स्टार्ट पे, लेकिन उसके लिए आपको आखिर तक बने रहना है। इस पॉइंट को और ज्यादा एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैं आगे आपको टॉस प्रेडिक्शन में, तो लास्ट तक जरूर बने रहना। सेकेंड इनिंग में बैटिंग जो है वो टफ हो जाती है गाइस। तो सेकेंड इनिंग में रन्स जो है वो इजीली नहीं बनते हैं, और जिसकी वजह से चेजिंग जो है वो इस ग्राउंड पे इजी नहीं होती है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे पिच रिपोर्ट की बात कि इनिशियल ओवर्स में बैटर्स को मिल रहा है फायदा और सेकेंड इनिंग में मिल रहे हैं स्पिनर्स को फायदा। और उसके बाद जैसे जैसे गेम जो है वो आगे बढ़ता जाता है, यानी कि सेकेंड इनिंग की अगर हम बात करें तो बैटर्स को वहां पे इतना ज्यादा फायदा नहीं होता, क्योंकि सेकेंड इनिंग में चेजिंग जो रहती है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। और यहाँ पर कैप्टन जो है वो टॉस जीतकर पहले बैटिंग प्रेफर करेगा, क्योंकि फर्स्ट इनिंग जो है वो बैटर्स को सपोर्ट कर रही है। तो हर कोई चाहेगा कि मैं यहाँ पे बड़ा स्कोर खड़ा करूं जिससे चेजिंग ना हो पाए। ठीक है, तो पिच रिपोर्ट में अगर अब मैं बात करूं पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स की, तो यहाँ पर जो पिच है ना, ये अब आप देखो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं 70% जो है वो पेसर्स को भी सपोर्ट कर रही है और 30% स्पिनर्स को भी कर रही है। बट यहाँ पे पेसर्स जो है वो इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाले हैं, क्योंकि पेसर्स ज्यादा विकेट्स निकालते हैं पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में स्पिनर्स को फायदा होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना, पेसर्स को भी हमें पिक करना है और यहाँ पे स्पिनर्स को भी। बट एज कंपेयर टू स्पिनर्स, पेसर्स ज्यादा विकेट्स निकाल रहे हैं। इस बात को ध्यान में रख के हम अपनी ड्रीम 11 बनाऊंगी, मैं आगे बताऊंगी आपको। फुल वीडियो जरूर देखना, कुछ भी स्किप करने की जरूरत नहीं है। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे मुल्तान सुल्तान की अगर हम लास्ट 3 मैचेस की बात करें तो इस सीजन में 2 मैचेस खेल चुकी है ऑलरेडी मुल्तान सुल्तान। जो लास्ट मैच जो हुआ था वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ हुआ, जिसमें क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है
वो यहाँ पे 110 का स्कोर बनाते हैं, 10 विकेट यहाँ पे चले जाते हैं उनके, और यहाँ पे मुल्तान सुल्तान इस स्कोर को चेस कर देते हैं और यहाँ पर 9 विकेट से जीत जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो मैच है वो यहाँ पे मुल्तान सुल्तान 9 विकेट से जीत गई थी। सेकंड मैच की बात करें तो सेकंड मैच में जो हुआ लाहौर कलंदर्स के साथ, लाहौर कलंदर्स पहले बैटिंग करते हैं और 175 का स्कोर बनाते हैं और इसको मुल्तान सुल्तान चेज नहीं कर पाते, 174 तक रुक जाते हैं और ये मैच जो है वो लाहौर कलंदर्स जो है वो जीत जाती है। लाहौर कलंदर्स ये मैच जीत जाती है और मुल्तान सुल्तान ये मैच हार जाती है। ठीक है, तीसरे मैच की बात करें तो लाहौर कलंदर्स फिर से बैटिंग करती है और यहाँ पर बनाती है, ये मैं आपको लास्ट ईयर का बता रही हूँ, इस सीजन में जो हुए हैं ना वो ये 2 मैचेस हुए हैं मुल्तान सुल्तान के। उससे पहले लास्ट सीजन में हुआ था 2022 में, जिसमें लाहौर कलंदर्स पहले बैटिंग करती है और 180 का स्कोर बनाती है। इस स्कोर को भी मुल्तान सुल्तान चेज नहीं कर पाती, 138 पे रुक जाती है और यहाँ पर ये मैच जो है वो लाहौर कलंदर्स जीत जाते हैं 42 रन से। तो अगर हम लास्ट 3 मैचेस की बात करें, यानी कि इस सीजन में जो हुए हैं ना वो 2 हुए हैं। ठीक है, इन 2 की अगर मैं देखूं तो एक में मुल्तान सुल्तान हारी है, एक में जीती है, और जिसमें जीती है ना तो इसमें इन्होंने बनाए हैं 111 का स्कोर और जहां पे हारी है वो भी 174 बनाकर हारी है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत तो समझ में आ गया कि मुल्तान सुल्तान 170 बनाने की भी कैपेबिलिटी रखती है और यहाँ पर टारगेट कम था 110 का जिसमें उन्होंने बना दिया था, लेकिन यहाँ पे मुल्तान सुल्तान का जो एवरेज स्कोर है वो 160 से 170 के बीच में, यहाँ से हमको ये चीज क्लियर हो गई है। ठीक है, मुल्तान सुल्तान के बाद पेशावर की अगर हम लास्ट 3 मैचेस देखें तो पेशावर की अगर हम लास्ट 3 मैचेस देखते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस सीजन में ना अभी तक सिर्फ एक ही मैच खेला है, बाकी के ये जो 2 मैचेस है ना ये लास्ट सीजन के हैं। तो जो इस सीजन में खेला है पेशावर ने एक मैच वो कराची किंग के साथ हुआ था जिसमें पेशावर पहले बैटिंग करता है और 199 का स्कोर बनाता है, जिसको यहाँ पे कराची किंग्स चेज नहीं कर पाते और ये मैच जो है वो पेशावर जीत जाता है 2 रन से। ज्यादा मार्जिन नहीं है, आप खुद देखोगे कि पूरी कोशिश की जाती है यहाँ पे चेस करने की, लेकिन कराची किंग्स सिर्फ 2 रन से पीछे हट जाता है और ये मैच पेशावर जीत जाते हैं 2 रन से। उससे पहले अगर हम लास्ट 2 मैचेस की बात करें जो 2022 में खेले गए थे तो पेशावर पहले बैटिंग करता है और 169 का स्कोर देता है जिसको इस्लामाबाद यूनाइटेड चेस कर देते हैं और यहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत जाती है 5 विकेट से। ठीक है, यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत जाती है 5 विकेट से। तीसरे मैच की बात करें तो पेशावर पहले फिर से बैटिंग करता है और 158 का स्कोर बनाता है जहां पे लाहौर कलंदर्स इस स्कोर को चेज नहीं कर पाते हैं और ये मैच पेशावर जालमी जीत जाती है सुपर ओवर्स में। ठीक है, तो इस मैच की अगर हम बात करें, इस सीजन की अगर हम बात करें तो पेशावर ने खेले हैं एक मैच और वो एक मैच जीती है। वही मुल्तान सुल्तान की बात करें तो मुल्तान सुल्तान खेल चुका है 2 मैच इस सीजन में जिसमें से एक जीता है एक हारा है, तो इस हिसाब से तो ऑलमोस्ट इक्वल पर ही चल रहे हैं दोनों ही टीम्स। आगे और स्टैट्स क्लियर करते हैं और आपको बताते हैं कौन सी टीम जो है वो स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। तो यहाँ पर टीम कंपैरिजन की बात कर लेते हैं तो दोनों ही टीम्स ने, अगर हम वेन्यू पर बात करें तो दोनों ही टीम्स ने जो है वो एक, मुल्तान सुल्तान ने खेला हुआ है 5 मैच और वहां पे अगर मैं पेशावर ज़ल्मी की बात करूं तो इन्होंने खेला हुआ है 1 मैच, जिसमें से मुल्तान सुल्तान जो है वो 5 मैच जीती है और 5 मैच खेली है जिसमें से 80% मैचेस जो है ना वो मुल्तान सुल्तान जीती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप पेशावर ज़ल्मी की बात करोगे तो 1 मैच खेला है जिसमें से एक भी मैच नहीं जीती है पेशावर ज़ाल्मी। ठीक है, एवरेज स्कोर जो है वो यहाँ पे मुल्तान सुल्तान का रहा है 158 और वहीं पर अगर हम उसकी बात करें पेशावर की तो एवरेज स्कोर इनका रहता है 123। हाईएस्ट स्कोर की बात कर लेते हैं तो हाईएस्ट स्कोर जो मुल्तान सुल्तान का है वो 199 तक है, बट यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी का जो हाईएस्ट स्कोर रहा है चेजिंग का वो रहा है 123 जो हाईएस्ट बनाया है। ठीक है, तो एवरेज स्कोर से आप थोड़ा बहुत समझ सकते हो कि पेशावर ज़ल्मी की ना जो बैटिंग लाइनअप है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि एवरेज जो है ना वो 120 से 130 तक ही बना पा रहे हैं।
वहीं लेकिन अगर हम मुल्तान सुल्तान की बात करें ना, तो एवरेज स्कोर इनका 150 से 160 जा रहा है। तो इससे ही समझ में आता है कि बैटिंग जो है वो कहीं ना कहीं मुल्तान सुल्तान की स्ट्रांग है, जो ये इतना स्कोर बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया है कि बैटिंग लाइनअप जो है या बैटिंग डेप्थ अगर हम कहें तो वो किसकी ज्यादा स्ट्रांग है, कौन ज्यादा रन बना सकता है। साथ ही यहाँ से ये क्लियर हो गया है कि वेन्यू पर जो है ना, वो मुल्तान सुल्तान को ज्यादा एक्सपीरियंस है एज कंपेयर टू पेशावर। ठीक है, तो वेन्यू का मुल्तान सुल्तान को एक्सपीरियंस मिलने वाला है, ये प्लस पॉइंट है। साथ ही मुल्तान सुल्तान के पास बैट्समैन ज्यादा अच्छे हैं एज कंपेयर टू पेशावर। तो यहाँ पे टीम कंपैरिजन की बात हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं हेड टू हेड की। हेड टू हेड की बात करूं तो दोनों के बीच में 10 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 7 मैच मुल्तान सुल्तान जीती है। और यहां पर आप बात करोगे अगर इसकी, तो 3 मैच सिर्फ पेशावर जीती है। इस स्टैट से थोड़ा बहुत और समझ में आ गया होगा कि जब दोनों की आपस में भिड़ते हैं तो जो मुल्तान सुल्तान है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 10 में से अगर 7 मैच जीती है तो आप उसी से इमेजिन कर सकते हो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम रहने वाली है पेशावर के सामने। और वहीं पेशावर की बात करें तो 10 में से 3 मैच जीती है और 7 मैच हारी है। ठीक है, ये इस सीजन के नहीं है, ये मैं आपको लास्ट सीजन के बता रही हूँ, 2022 के। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ गया है आपको। और यहाँ पर अब हम बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं मुल्तान सुल्तान के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। यहाँ से मैं आपको हर एक प्लेयर का स्टैट बताऊंगी, साथ ही आपको बताऊंगी कौन से प्लेयर को पिक करना है, कौन सा बॉलर कितने ओवर कराएगा। लेकिन आखिर तक बने रहना, वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो सबसे पहले जो मुल्तान सुल्तान की प्रोबेबल प्लेइंग 11 रहने वाली है, वो उसकी अगर हम बात करें तो मोहम्मद रिजवान, शान मसूद, रोजो, डेविड मिलर, किरोन पोलार्ड, खुशदिल शाह, अकील हुसैन, उसामा मिर, शमीन गुल, अब्बास अफरीदी, इंशान उल्ला। यहाँ पे दहानी को जो है टीम में चेंजेस किए गए थे। लास्ट मैच में भी हमने देखा कि दहानी नहीं खेले थे, उनकी जगह अब्बास अफरीदी को खिलाया गया था इंजरी की वजह से। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं, क्योंकि अच्छा प्लेयर जब टीम से जाता है, बट यहाँ पे टीम ने रिप्लेसमेंट में ही अच्छा किया है। अब्बास अफरीदी भी यहाँ पर राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं और इन्होंने भी लास्ट मैच में 2 विकेट निकाले थे। तो रिप्लेसमेंट अब तक तो सही साबित हुआ है कि उनकी जगह किसको लिया जाए। तो सबसे पहले मोहम्मद रिजवान की बात कर लेते हैं। टीम के विकेट कीपर हैं, बहुत अच्छी फॉर्म में है, लास्ट में अच्छा स्कोर बनाकर देंगे, कंसिस्टेंट प्लेयर हैं। मोहम्मद रिजवान की बात करूं तो यहाँ पर ये बनाते हैं 34 बॉल्स में 28 रन। क्योंकि मैं आपको बता दूं मुल्तान सुल्तान 2 मैचेस ऑलरेडी खेल चुका है। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि 2 मैचेस में जो फॉर्म रही है ना, रिसेंट फॉर्म आपको समझ में आ जाएगी प्लेयर की। तो मोहम्मद रिजवान दोनों ही मैचेस में टॉप खेले हैं, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं, बट एज अ विकेट कीपर। ठीक है, क्योंकि बेस्ट ऑप्शन रहेंगे ये हमारे लिए। उसके बाद शान मसूद टीम के लेफ्ट हैंड बैट्समैन, और लास्ट मैच में फ्लॉप रहे, लेकिन उससे पहले 31 बॉल्स तक खेलते हैं और 35 रन बनाते हैं। अगर ये आउट होंगे तो देखो आप 2 या 5-6 बॉल खेलकर ही आउट हो जाएंगे, लेकिन अगर 5-6 बॉल तक टिक गए तो उसके बाद आप इनसे एक अच्छा स्कोर भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम रायले रूजे की बात कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड बैट्समैन है टीम के और लास्ट मैच में क्या ही शानदार परफॉर्मेंस दी, 42 बॉल्स खेली और 78 का स्कोर इन्होंने बनाकर दिया था। उससे पहले उसके बाद डेविड मिलर की बात कर लेते हैं, टीम के लेफ्ट हैंड बैट्समैन। ये भी एवरेज स्कोर बनाकर दे देते हैं टीम को। लास्ट मैच में देखो आप 20 बॉलों में 25 रन बनाए, उससे पहले भी 27 बॉल 17 बॉल खेल लेते हैं। तो ये हमारे अच्छे बैट्समैन होने वाले हैं। पोलार्ड की बात करें, टीम के ऑलराउंडर बेहतरीन, यानी कि बैटिंग परफॉर्मेंस के साथ साथ विकेट्स भी आपको जरूर निकाल कर देंगे। इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं, इनको मार्क कर लेते हैं। खुशदिल शाह टीम के लेफ्ट हैंड बैट्समैन, और यहाँ पर ये भी अगर अच्छे टिक गए तो 19 से 20 बॉल खेल कर जाएंगे, और अगर आउट हो गए तो यहाँ पर ये 5-6 बॉल पर ही आउट हो जाएंगे। लेकिन अगर 5-6 बॉल तक खेल लेते हैं, टिके रहते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे 15 से 20 रन इनसे आने की उम्मीदें लगा सकते हैं हम। अकील हुसैन लेफ्ट आर्म ऑफ स्प्रिंग बॉलर हैं, और यहाँ पर अगर मैं इनके परफॉर्मेंस की बात करूं तो लास्ट मैच में तो एक भी विकेट नहीं निकाला, लेकिन उससे पहले जो इसी सीजन में मुल्तान सुल्तान का हुआ था उसमें इन्होंने एक विकेट निकाला था। 4 ओवर टीम इनसे कराती है।
तो 2 मैचेस से समझ में तो आ गया है कि यहाँ पर विकेट्स जो हैं वो ये निकाल कर दे सकते हैं। उसामा मीर राइट आर्म लेफ्ट ब्रेक बॉलर है टीम के, कंसिस्टेंट प्लेयर है, हर मैच में विकेट निकालते हैं, कल के मैच में भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इनको हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, समीन गुल की बात कर लेते हैं, राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं और ये भी ना आप 2 मैचेस में देखो, लास्ट मैच में तो अच्छे विकेट निकाले थे इन्होंने, 2 विकेट्स निकाल कर दिए थे और उससे पहले मैच में नहीं चले, लेकिन बाकी के 2 मैच में चले हैं। तो कभी इन केस बहुत ही बुरा दिन है इनका तो फेल हो जाएंगे, मतलब फ्लॉप हो जाएंगे विकेट लेने में, नहीं तो आप यहाँ से इनसे 2 से 1 विकेट एक्सपेक्ट डेफिनेटली कर सकते हो। समीन गुल राइट आर्म मीडियम मैंने आपको बता दिया। अब्बास अफरीदी जिनको दहानी की जगह जो आए हैं प्लेयर, राइट आर्म मीडियम फास्ट मीडियम बॉलर हैं और यहाँ पर जिस तरीके से लास्ट मैच में इन्होंने खेला तो अच्छी परफॉर्मेंस रही है, 2 विकेट इन्होंने निकाले थे, 4 ओवर टीम ने इनसे कराए, 27 रन देकर 2 विकेट इन्होंने निकाल लिए थे। ईशान उल्लाह की बात करें तो लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलर हैं, टीम के कंसिस्टेंट प्लेयर, बेस्ट प्लेयर, लास्ट मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि लास्ट मैच में इन्होंने 5 विकेट निकाले थे, तो आप समझ सकते हो। और उससे पहले भी आप देखोगे ना 2-1-2, तो कल के मैच में इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर जरूर पिक करेंगे, मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ गई है मुल्तान सुल्तान के प्लेयर्स का रिसेंट फॉर्म, कौन से प्लेयर को छोड़ना है, कौन से प्लेयर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि विकेट कीपर में तो हम इन्हीं को ही रखने वाले हैं, मोहम्मद रिजवान स्टैट्स आपको मैंने बता दिए हैं कि फॉर्म में है, विकेट कीपर हम इन्हीं को ही रखेंगे। वहां उसी के साथ यहाँ पे रायले रूजे बहुत अच्छा ऑप्शन है बैट्समैन के लिए, उसी के साथ डेविड मिलर भी अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद अगर हम बॉलर्स की बात करें, ऑलराउंडर्स में पोलार्ड हमारे लिए काफी अच्छे रहेंगे, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे मुल्तान सुल्तान से, और यहाँ पर रन बनाने के साथ साथ 1 विकेट तो डेफिनेटली आप यहाँ पे मानकर चलना। उसके बाद बॉलर्स की बात करें तो उसामा मीर से डेफिनेटली विकेट आएगा, वहीं अब्बास अफरीदी आपको जरूर विकेट निकाल कर देंगे और यहाँ पर ईशान उल्लाह 1 से 2 विकेट और उससे ज्यादा भी डेफिनेटली निकालेंगे। तो ये हो चुकी है मुल्तान सुल्तान की प्लेइंग 11, हर एक प्लेयर का स्टैट समझा दिया मैंने आपको। और अब हम आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं पेशावर की प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये हमारी प्रोबेबल प्लेइंग 11 है, इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं इफ, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर लो, क्योंकि हर एक अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगा वहां पर, क्योंकि आपको भी पता है कि यूट्यूब पे हर एक अपडेट आपको नहीं दिया जा सकता है। तो पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले बाबर आजम राइट हैंड बैट्समैन, लास्ट मैच में काफी अच्छा खेला, 46 बॉल्स में 68 रन टीम को बनाकर दिए थे। और यहाँ पे मोहम्मद हारिस की बात करें, टीम के विकेट कीपर हैं और यहाँ पर आप देखो तो लास्ट मैच में कुछ खास नहीं खेले हैं लास्ट 2 मैचेस से, लेकिन इस सीजन में इन्होंने 1 मैच खेला हुआ है, पेशावर ज़ल्मी ने 1 मैच खेला हुआ है, उसी के परफॉर्मेंस पे आप अंदाजा लगा सकते हो लास्ट मैच में। तो यहाँ पर मोहम्मद हारिस 5 बॉल खेली और 10 रन उस पर बनाए थे। सैम अयूब की बात कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, 1 ही बॉल खेलकर आउट हो गए थे। उसके बाद टॉम कॉलर रहने वाले हैं इंपॉर्टेंट प्लेयर, पेशावर से लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और यहाँ पर इनके लास्ट मैच की परफॉर्मेंस देखोगे तो 50 बॉलों में बनाए 92, यानी कि ये चले थे, इसी की वजह से पेशावर इतना स्कोर बना पाया था मैच में, नहीं तो आप देखो किसी से भी इससे ज्यादा रन नहीं आए हैं, बाबर आजम और इन्हीं की वजह से आए हैं। भानुका राजपक्षा काफी अच्छे विकेट कीपर हैं, बट मोहम्मद रिजवान के कंपैरिजन में बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो यहाँ पे हम विकेट कीपर में तो हम मोहम्मद रिजवान को ही रखने वाले हैं और यहाँ पे इनका फॉर्म भी आप देखोगे ना तो कुछ खास नहीं है। ठीक है, जिमी नीशम टीम के ऑलराउंडर, अच्छे ऑप्शन है, बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी आपको विकेट्स निकाल कर देंगे, बैटिंग में भी रन बनाते हुए दिखेंगे, एवरेज। ठीक है, उसके बाद शाकिब अल हसन टीम के दूसरे ऑलराउंडर हैं, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, कभी बना देंगे कभी विकेट ले लेंगे, लेकिन इनसे हम डेफिनेटली उम्मीद नहीं कर सकते हैं। कुरान शहजाद की बात कर लेते हैं, राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं, लास्ट 2 मैचेस से तो विकेट्स नहीं निकाले हैं, इस मैच में शायद निकाल दे। सलमान इरशद की बात करें, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट मीडियम बॉलर हैं, कंसिस्टेंट प्लेयर है टीम के पास, बॉलर कह सकते हैं टीम के पास,
और जहां पर डेफिनेटली विकेट निकाल के देते हैं पेशावर को, क्योंकि यहाँ पर आप देखो लास्ट 3 मैचेस में ना विकेट्स निकाली हैं और यहाँ पर ये आपको विकेट्स निकालते हुए जरूर दिखने वाले हैं। सूफिया मुकीम की बात करें, टीम के ऑलराउंडर हैं जिन्होंने लास्ट मैच में ना बैटिंग की थी ना बॉलिंग की थी। अब इस मैच में देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस रहता है, क्योंकि लास्ट मैच में कुछ भी नहीं किया था। वहाब रियाज की लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है टीम के, और यहाँ पर एक बेहतरीन बॉलर जिनको वो कहा जा सकता है पेशावर के पास, वो यही है वहाब रियाज। विकेट्स डेफिनेटली निकाल कर देंगे, इनको हम जरूर पिक करेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट यहाँ से रहने वाले हैं उनको मैं बता दूं, तो टॉम कॉलर हमारे इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, वहाब रियाज इंपॉर्टेंट रहेंगे, सलमान इरशद इंपॉर्टेंट रहेंगे, यही है। और वहीं बाबर आजम का लास्ट मैच में काफी अच्छा परफॉर्मेंस था। तो ये हो चुकी है प्रोबेबल प्लेइंग 11 पेशावर की, और हर एक प्लेयर का स्टैट मैंने आपको बता दिया है। अभी भी इंपॉर्टेंट पार्ट रह गया है ड्रीम 11, किसको पिक करना है किसको नहीं करना है सब बताऊंगी, आखिर तक बने रहना। तो आगे बढ़ लेते हैं और यहाँ पर बात कर लेते हैं टॉस प्रेडिक्शन की। तो इस सीजन में इस पिच पर 2 मैचेस हुए हैं, ठीक है, जिसमें से एक मैच जीती है बैटिंग फर्स्ट और दूसरा एक मैच जीती है बैटिंग सेकंड करने वाली टीम। यानी कि 2 मैच हुए हैं, दोनों में इक्वल रेशियो है। बैटिंग फर्स्ट करने वाली भी 50% जीती है और बैटिंग सेकंड करने वाली भी 50% जीती है। एवरेज स्कोर की बात करें तो एवरेज फर्स्ट बैटिंग स्कोर भी आपको इक्वल दिखेगा और सेकंड बैटिंग एवरेज स्कोर भी आपको बराबर ही दिखेगा। यानी कि एवरेज स्कोर जो रहता है वो इस पिच पर दोनों ही मैचेस की बात करें तो यहाँ पर 142 का रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि अगर यहाँ पर टीम टॉस जीतती है, मुल्तान सुल्तान यहाँ पर अगर टॉस जीतती है तो यहाँ पर बैटिंग प्रिफर करेगी, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैटिंग प्रिफर करके बनाएगी अच्छा स्कोर। और यहाँ पर अगर उन्होंने 160 से अबव का स्कोर बना दिया तो पेशावर के पास बहुत ही कम चांसेस होंगे ये मैच को जीतने के। यहाँ पर इस ग्राउंड में क्या है ना, अब आप कहोगे कि आपने तो कहा था कि चेजिंग इजी नहीं है, यहाँ पर तो आप देखो दोनों इक्वल चेज किए हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो स्कोर है ना ये एवरेज है, मतलब कि अगर 140 150 किसी भी ग्राउंड पे बनता है ना तो वो तो चेज होना ही है ना। बट अगर स्कोर बढ़ा जाता है इन केस तो वहां पे इस पिच पर जो चेजिंग होती है वो इजी नहीं होती है। बट 140 150 तक का एवरेज स्कोर है मेंस के में और इजीली बन जाता है, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। और इस मैच में भी अगर मैं बात करूं मुल्तान सुल्तान की, पहले बैटिंग करेगा तो 150 तक का स्कोर आपको इजीली देखने को मिल सकता है। तो बात हो चुकी है टॉस प्रेडिक्शन की, अब हम आ जाते हैं ड्रीम 11 पर। तो ड्रीम 11 में आपको कौन से प्लेयर्स को पिक करना है, कौन से प्लेयर्स को ड्रॉप करना है, ये अब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो विकेट कीपर की बात कर लेते हैं। विकेट कीपर में मोहम्मद रिजवान बेस्ट ऑप्शन, जो मैंने आपको प्लेयर के स्टैट्स में भी बताया कि मोहम्मद रिजवान बेस्ट रहेंगे विकेट कीपर के लिए। साथ ही हमने इनको बनाया है कैप्टन, ठीक। बैटर्स की बात करें तो रायले रोजे को हमने बनाया है वाइस कैप्टन, जो बहुत ही फॉर्म में है और बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाले हैं। टॉम कॉलर, बाबर आजम, डेविड मिलर, इनको हमने लिया है अपनी टीम में एज अ बैट्समैन, क्योंकि ये अच्छे स्कोर बनाते हुए दिखने वाले हैं। साथ ही ऑलराउंडर्स की बात कर लेते हैं। ऑलराउंडर्स में हमने लिया है जिमी नीशम, शाकिब अल हसन और पोलार्ड को, जो कि बैटिंग के साथ साथ आपको विकेट्स भी निकाल कर देंगे। टीम को जरूर पिक करना, एक भी प्लेयर ड्रॉप नहीं करना है अगर प्लेइंग 11 यही रहती है तो। अगर चेंज होगी उसके बाद भी मैं आपको ड्रीम 11 बताऊंगी, उसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। बॉलर्स की बात कर लेते हैं जो डेफिनेटली इस मैच में विकेट्स निकाल कर देने वाले हैं, वो है इंशाअल्लाह। जैसा कि लास्ट मैच में देखा 5 विकेट निकाले थे गाइस, तो यहीं से समझ सकते हो कि 5 भी ना निकाले ना तो 2 विकेट तो डेफिनेटली ये निकालेंगे ही, ठीक है। वहाब रियाज इंपॉर्टेंट और उसामा मिर। तो ये प्लेइंग 11 में मैंने आपको बता दिया किसको विकेट कीपर बनाना है, किसको कैप्टन, किसको वाइस कैप्टन, साथ ही हर एक प्लेयर का स्टैट बता दिया है। और यहाँ पर अब मैं आ जाती हूँ विनिंग प्रिडिक्शन पे। तो ये जो मैच है वो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 60% मुल्तान सुल्तान के जीतने के चांसेस हैं और यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी के जीतने के चांसेस हैं। क्योंकि अब सबसे पहला रीजन जो है वो पिच, क्योंकि पिच जो है वो बैटर्स को सपोर्ट करती है और बैटर्स जो है
वो मुल्तान सुल्तान के पास काफी ज्यादा अच्छे हैं, वो अच्छा स्कोर बनाने की हिम्मत रखते हैं। यहाँ पे अगर मुल्तान सुल्तान पहले बैटिंग करती है तो 160 तक का स्कोर आपको देखने को मिल सकता है और उसको पेशावर ज़ल्मी जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होगा चेस करना। साथ ही बैटिंग अगर हम पेसर्स की बात करें तो पेसर्स भी ना यहाँ पर मुल्तान सुल्तान के पास बेहतरीन पेसर्स और स्पिनर्स हैं, जो कि पेशावर ज़ल्मी जो है ना वो थोड़ा सा लैक कर रहा है। साथ ही अगर मैं तीसरे रीजन की बात करूं तो पिच पर मुल्तान सुल्तान को ज्यादा एक्सपीरियंस है, पेशावर को इतना नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस पिच पर लास्ट सीजन में एक ही मैच खेला है जो कि वो हार गए थे। ठीक है, तो पिच के कंपैरिजन में भी मुल्तान सुल्तान स्ट्रॉन्ग है। 3 रीजंस मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूं हेड टू हेड की, तो सामने अगर फोर्थ रीजन जो मैं आपको बता रही हूँ, फोर्थ रीजन है कि यहाँ पर अगर दोनों आपस में भिड़े हैं ना, तो जो सबसे ज्यादा टीम जीती है हेड टू हेड में वो मुल्तान सुल्तान ही जीती है। ठीक है, तो ये हो चुके हैं रीजन जिसकी वजह से मैंने आपको बताया कि मुल्तान सुल्तान के ये मैच जीतने के 60% चांसेस हैं। तो अब आपको स्टैट्स क्लियर हो गए होंगे हर एक प्लेयर का, किसको पिक करना है किसको नहीं करना, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना और साथ ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक।